ओके, सो लास्ट सेशन में हमने सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिस्कस किया प्लस एमवीसी पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस किया। एक एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ये सभी हमने डिस्कस किया था। जैसे 3 टायर आर्किटेक्चर जो होता है, प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर एंड डेटाबेस लेयर। सो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें आनी चाहिए और हमारा एक लर्निंग पाथ कैसे फॉलो होना चाहिए, ये सभी टॉपिक्स पे हमने कल डिस्कस किया था। ओके, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर्स के बारे में समझा, प्रोग्राम्स क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कैसे सीखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये कैसे वर्क होता है, ट्रांसलेटर्स क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। अब अगेन मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा, मुझे बताइए सॉफ्टवेयर क्या है। सो आप सभी को मैंने नोट शेयर किया था। सो जो क्वेश्चंस आपको डेली मिलते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिएगा आप, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं डेली। अब मुझे बताइए सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सेट्स ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। अब एक प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, करेक्ट। अब ये सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं सो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम प्रोग्राम्स बनाएंगे और ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम से हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सो हमने उस सॉफ्टवेयर का एक आर्किटेक्चर समझा था, करेक्ट। सो मॉडल व्यू कंट्रोलर, जैसे व्यू पार्ट, देन बैकएंड पार्ट, देन डेटाबेस। सो ऐसे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें सीखना होता है एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, करेक्ट। और सॉफ्टवेयर हम क्यों बना रहे हैं? कोई भी रियल टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस पास करने के लिए, कोई भी टास्क, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, करेक्ट। सो सॉफ्टवेयर को आप क्या कह सकते हैं? सो सॉफ्टवेयर मींस हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस पास कर सकते हैं, करेक्ट। सो ऐसे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स आप बना सकते हैं। आपने देखा होगा वेब एप्लीकेशंस है, ओके, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है, मोबाइल एप्लीकेशंस है, बट इन सभी का बेस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही स्टार्ट होगा। सो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको परफेक्टली सीखना है, ओके। देन अब सॉफ्टवेयर के बाद हमने डिस्कस किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। देन अब सॉफ्टवेयर से पहले ही हमने एमवीसी पैटर्न को डिस्कस किया था। सो ये सभी को याद है एमवीसी पैटर्न, मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो फर्स्ट पार्ट आएगा आपका व्यू पार्ट, सेकंड कंट्रोलर एंड लास्ट मॉडल, करेक्ट। इन्हीं को हम कह सकते हैं फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, ओके। सो प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर एंड डेटाबेस लेयर। देन अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए तो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस चाहिए, करेक्ट। देन हमने सीखा था कि लैंग्वेज क्या होता है एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। सो बताइए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? सो सेकंड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बताइए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या आपको? मेरी स्क्रीन ने शेयर किया है? नो सर, नो सर। अब विजिबल है स्क्रीन? बताइए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज मींस हमने फर्स्ट समझा था कि लैंग्वेज का मीनिंग क्या है। हाँ, लैंग्वेज बताइए। वे ऑफ कम्युनिकेशन, करेक्ट, वे ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इस लैंग्वेज के थ्रू दो पर्सन्स आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। बट अभी हमारी नीड क्या है? हमें कंप्यूटर्स को या फिर मशीन्स को इंस्ट्रक्शंस पास करना है। सो जब हम डील करेंगे मशीन्स के साथ, ओके, कंप्यूटर्स के साथ, तब हमारे पास चाहिए कंप्यूटर लैंग्वेजेस, करेक्ट। सो हमारे पास ऐसी मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसके थ्रू हम मशीन को या फिर कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं, करेक्ट। तो वो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, करेक्ट। जैसे हम आपने देखा होगा जावा, सी, सी प्लस प्लस, ये सभी क्या है? आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम कह सकते हैं अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बताइए कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को?
is a computer language that is used by developer to communicate with computers. देखिए, जब भी आपको डेफिनेशन पूछा जाता है, सिंपल टर्म्स में आपको उसे एक्सप्लेन करना है, जैसे आपको समझा है उस टर्म्स में आपको उसे एक्सप्लेन करना है. करेक्ट? कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर्स. ओके, अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, करेक्ट, अब ये सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनरेशंस के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि जो कंप्यूटर्स होता है, अब कंप्यूटर्स को कौन सी लैंग्वेज आएगी जो कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड कर सकता है? बाइनरी लैंग्वेज, करेक्ट, बट और मशीन लैंग्वेज. बट हम जो कोड इंप्लीमेंट करते हैं तो ये सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जहां पर आप इंग्लिश कैरेक्टर्स, डिजिट्स, अल्फाबेट्स यूज कर पा रहे हो. बट ये लैंग्वेज कंप्यूटर्स को कैसे समझेगी? अब ये कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड कर पाता है जो हम इंस्ट्रक्शन उसे पास कर रहे हैं सी लैंग्वेज में, सी प्लस, करेक्ट, ट्रांसलेटर्स. जो हम इंस्ट्रक्शंस इंप्लीमेंट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसे ट्रांसलेट करने का काम होता है ट्रांसलेटर्स का. सो हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था ट्रांसलेटर्स. अब ट्रांसलेटर्स तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? बताइए, ट्रांसलेटर क्या है? ट्रांसलेटर क्या करता है? That convert the high level language to machine level. करेक्ट. अब सिंपल एक्सप्लेनेशन है ट्रांसलेटर का, जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज, एंड मशीन लेवल लैंग्वेज को अगेन कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज. क्योंकि कंप्यूटर जैसे ही आपको जो आउटपुट रिटर्न करता है तो वो सभी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में होता है. सो ये सभी परफॉर्म करता है आपके ट्रांसलेटर्स. ओके, देन अब ट्रांसलेटर्स हमने देखा था कि कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सभी आपको नोट्स बनाना है. जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज में आएंगे. ओके, देन अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक प्रोग्राम कैसे बनता है, जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें क्रिएट करना है. सो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखना होगा, बेसिक से हमें स्टार्ट करना होगा, फंडामेंटल चीजें हमें सीखना है. देन हम स्टार्ट करते हैं एक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. हम एक सिंपल प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सकते हैं. बट जब आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, करेक्ट, आपने एक छोटा सा एक सिंपल कोड लिखा, बट उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? अगर आप सिंपल, आपके पास लैपटॉप है, अगर आप डायरेक्टली कोई एक जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो, अगर आप उसे रन करोगे तो क्या वो एग्जीक्यूट होगा? अगर आपने एक कोड लिखा और आप उसको एग्जीक्यूट करने गए तो क्या वो डायरेक्टली आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट हो सकता है? नो. तो उसके लिए आपको पास क्या होना चाहिए आपके सिस्टम में? प्लेटफॉर्म, करेक्ट. सो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए. और प्लेटफॉर्म क्या होता है? एक प्लेस जहां पर हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है. करेक्ट. सो हमने प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस किया था कि प्लेटफॉर्म क्या होता है. करेक्ट. अब मैंने आपको बताया था कि आपको जेडीके इंस्टॉल करना है, क्योंकि जितना भी आपका जावा का कोड होगा वो आपको एग्जीक्यूट करना है. सो उसके लिए आपको जेडीके इंस्टॉल करना होगा. करेक्ट. सो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म चाहिए. सो प्लेटफॉर्म में आपको इंस्टॉल करना है जेडीके. सो प्लेटफॉर्म एंड वन आईडी हमें चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पर हम अपना कोड इंप्लीमेंट करेंगे. ओके. सो ये दोनों आपके पास अवेलेबल है. अभी सभी ने इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया है? बताइए. यस. करेक्ट. सभी के पास अवेलेबल है. आपने जेडीके इंस्टॉल किया. आईडी कोई भी हो सकता है. आपने चाहे इक्लिप्स इंस्टॉल किया हो, वीएस कोड है, या फिर नेटबीन्स है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप यहां पर यूज कर पाएंगे. ओके, प्लीज माइक ऑफ करिए. देन अब प्लेटफॉर्म आपके पास है, आईडी आपके पास है, तो हम सिंपल कोई भी कोड इंप्लीमेंट कर सकते हैं. अब देखिए, हम एक फर्स्ट आज एक कोड इंप्लीमेंट करेंगे, और ये कोड सभी को इंप्लीमेंट करना है आपके लैपटॉप्स में. ठीक है. जब भी सेशन फिनिश होगा उसके बाद आप इसे इंप्लीमेंट करिएगा. अब जैसे आप स्टार्ट करेंगे, सो आपको इक्लिप्स स्टार्ट करना है. सो इक्लिप्स को ओपन करिए.
ठीक है। देन अब जैसे आप इक्लिप्स ओपन करते हो सो आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सो ये इंटरफेस सभी के सामने होगा। सो फर्स्ट हमें कोई एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सो आप सिंपली फाइल न्यू एंड एक जावा प्रोजेक्ट आप क्रिएट करिए। सो कोई भी आप नाम इसे डिफाइन कर सकते हैं। सो हम डिफाइन कर रहे हैं कोर जावा। ओके, देन अब बाकी जितनी भी फंक्शनलिटीज है वो एज इट इज रखिए। बस हमने क्या दिया है, एक प्रोजेक्ट नेम एंड फिनिश पे क्लिक करिए। ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को। देन मॉड्यूल नेम, अगर आप चाहे तो मॉड्यूल क्रिएट करिए, अदरवाइज डोंट क्रिएट। देन अब हमारे पास एक फोल्डर रेडी है, एक हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया। अब इस सिंगल प्रोजेक्ट में हम मल्टीपल प्रोग्राम्स क्रिएट कर पाएंगे। जैसे हमारी अब नीड होगी, जो भी प्रोग्राम्स आपको क्रिएट करना है तो वो सब प्रोग्राम्स हम यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक हमारे पास फोल्डर है SRC। सिंपली यहां पर आप क्लिक करिए, देन न्यू एंड क्लास। तो हमें एक जावा क्लास क्रिएट करना है। हम सिंपल एक प्रोग्राम यहां पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। क्लास पे क्लिक करिए। देन अब देखिए, पैकेज हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया। जो डिफॉल्ट पैकेज है उसी में हम उस कोड को स्टोर करेंगे। जब हम जैसे हमारे और एक्स्ट्रा सेशंस होंगे तब आप ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि पैकेजेस क्या होते हैं, कैसे हम कोड को इंप्लीमेंट करेंगे, बाकी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। बट हम बेसिक लेवल पे है, कुछ बेसिक चीजें ही आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन अब जो भी आपको क्लास नेम इंप्लीमेंट करना है तो आप यहां पर क्लास नेम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लास नेम हमेशा स्टार्ट करना है आपको कैपिटल लेटर से। ऐसे मल्टीपल कन्वेंशन है जो हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल जब भी आप क्लास डिफाइन कर रहे हो उसका नेम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे परंपरा के अनुसार हम फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का इंप्लीमेंट करेंगे, यहां पर भी सेम। फर्स्ट क्लास हम इंप्लीमेंट करते हैं हेलो वर्ल्ड। आप कोई भी नाम डिफाइन कर सकते हैं। देन अब क्लास में हमारे पास अगर आपको मेथड्स क्रिएट करना है, ठीक है, आपके पास देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब जावा क्लास का जो इंप्लीमेंटेशन होता है या फिर एग्जीक्यूशन होता है वो मेन मेथड से ही स्टार्ट होगा। आपको मेन मेथड यहां पर इंप्लीमेंट करना है। क्लास नेम हमने डिफाइन किया, प्लस मेथड में हमने इंप्लीमेंट किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इस चेकबॉक्स को क्लिक करिए एंड फिनिश। अब देखिए, जैसे हमने एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया हेलो वर्ल्ड, तो यहां पर देखिए आपका एक कोड इंप्लीमेंट हुआ है, करेक्ट। फॉन्ट सभी को विजिबल है? फॉन्ट सभी को विजिबल है? Yes, sir. ओके, देन Yes, sir. अब सिंपल हमने एक अपेक्स क्लास क्रिएट किया है। पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, जो हमने नाम डिफाइन किया था क्लास का, ये हमारे क्लास का नाम है। देन जो चेकबॉक्स हमने क्रिएट किया था, जैसे आपने चेकबॉक्स पे क्लिक किया कि हमें एक मेथड इंप्लीमेंट करना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये हमारे पास एक मेन मेथड होती है। और जावा कोड का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है ये इसी मेन मेथड से स्टार्ट होगा, करेक्ट। अब इस मेन मेथड में आप जितनी चीजें चाहे वो डिक्लेयर कर सकते हैं। जो भी हमारा लॉजिकल पार्ट रहेगा, जो कोड हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो कोड हम यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपली आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी, हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपल डिफाइन करने वाले हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करें आउटपुट स्क्रीन पर हमें एक लाइन डिफाइन करना है, एक टेक्स्ट हमें आउटपुट जनरेट करना है हेलो वर्ल्ड। कोई भी टेक्स्ट को अगर हमें आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम यहां पर यूज करते हैं system.out.println। अब देखिए, फिलहाल आपको सिर्फ सिंटैक्स फॉलो करना है। हर एक लाइन का एंड हर एक कीवर्ड का मीनिंग क्या है ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम एक दो सेशंस और एक्स्ट्रा हमारे हो जाएंगे, करेक्ट। हमने यहां पर डिफाइन करना है कोई स्टेटमेंट हमें आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना है। हमारे लिए एक स्टेटमेंट है system.out.println एंड अब इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आप डिफाइन करते हो वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे आपको रिटर्न करता है। हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड, ओके। देन अब इसे सेव करिए। कंट्रोल एस से हमने कोड को सेव किया। अब अगर हमें इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल आपके पास एक बटन है, ठीक है। रन हेलो वर्ल्ड। देखिए, जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, देन अब देखिए आउटपुट स्क्रीन पे ये कंसोल, आपके पास एक स्क्रीन होता है और इस कंसोल पे आपको ये आउटपुट जनरेट करके देगा। यहां तक क्लियर है आप कि हम कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में हमने कैसे क्लास क्रिएट किया और क्लास में हमने सिंपल एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया।
सो सब लोग यहां तक क्लियर है? एक आप क्लास क्रिएट कर पाएंगे प्लस उसको आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बताइए। हाँ, सब लोग क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो एक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया, क्योंकि अब देखिए एक प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सेकंड, एक आईडीई हमारे पास होना चाहिए। विदाउट आईडीई भी हम प्रोग्राम रन कर सकते हैं। हम जैसे नोटपैड में भी हम प्रोग्राम रन कर सकते हैं, जो हम लास्ट में आपको बताएंगे कि कितने वेज होते हैं, ठीक है। बट फिलहाल जब आप बेसिक लेवल पे है तो आपके पास एक आईडीई होनी चाहिए, क्योंकि आईडीई क्या करता है, आपको अगर कोई एरर्स आते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट और सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। ये आपको एरर्स भी, अगर कोई एरर्स अगर आपने सिंटैक्स एरर कर दिया तो ये आपको एरर्स भी शो करेगा। सपोज करें मैंने यहाँ पर सेमीकोलन मिस कर दिया, अगर आप इस कोड को सेव करने जाएंगे तो ये आपको एरर शो करेगा। देखिए एक रेड लाइन यहाँ पर आ रही है, तो ये एरर है, सिंटैक्स एरर, इंसर्ट सेमीकोलन, करेक्ट। सो ये आईडी हेल्प करता है आपके प्रोग्रामिंग को और सिंप्लीफाई करने के लिए। सो फर्स्ट हमने एक प्लेटफॉर्म इंस्टॉल किया, सेकंड हमने एक आईडीई इंस्टॉल किया, देन सिंपल हमने उस आईडीई में एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया और उस प्रोजेक्ट में हम मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो हमने एक प्रोग्राम वहां पर क्रिएट किया जिसका नाम हमने स्पेसिफाई किया था हेलो वर्ल्ड, और उस क्लास में हमने एक मेन मेथड इंप्लीमेंट किया है। और अब जो क्लास होता है जावा का, जो भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो मेन मेथड से स्टार्ट होता है। सो मेन मेथड में हमने सिर्फ एक ही लाइन इंप्लीमेंट किया है, जिसमें हम ये कर रहे हैं कि जो भी स्टेटमेंट हम इसमें डिफाइन करेंगे, जो भी हम इस डबल इन्वर्टेड कॉमास में जो हम स्टेटमेंट डिफाइन कर रहे हैं, तो वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे रिटर्न करता है। और रन करने के लिए हमारे पास वे क्या है, आपके पास एक बटन अवेलेबल है रन का। सो जैसे हम इसे क्लिक करेंगे सो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा और जो स्टेटमेंट हमने डिफाइन किया है वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे रिटर्न हो रहा है। ओके, सो सभी लोग यहां तक क्लियर है अब? ओके, Yes, sir. अब Yes, तो sir. हमने बेसिक सब स्टार्ट किया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम्स क्या होता है। तो सिंपल हमने एक प्रोग्राम अभी इंप्लीमेंट किया है, कुछ हमने इंस्ट्रक्शन पास किया, जैसे हमने उसे रन किया तो हमें एक आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, करेक्ट। बट अब ये जो सभी लैंग्वेजेस है जो हम जावा में इंप्लीमेंट करें, क्या कहीं पर भी हमने 01 इंप्लीमेंट किया है? जावा का कोड हमने अगर इंप्लीमेंट किया सो कहीं पर भी हमने 01 ये फॉर्म में इंप्लीमेंट किया कोड? नो, करेक्ट। No, sir. अब ये जावा जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, करेक्ट। और लो लेवल का मीनिंग क्या होता है, जहां पर आप 0101 फॉर्मेट में इसे यूज कर रहे हो। सो जितनी भी आपके पास लैंग्वेजेस है, C++, जावा, पाइथन, ये सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जहां पर आप इंग्लिश कैरेक्टर्स, लेटर्स, स्पेशल सिंबल्स आप यूज कर रहे हो। सिंपल तो हम एक प्रोग्राम डिफाइन कर सकते हैं एंड हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। बट अब देखिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सो सिंपल मुझे सिंटैक्स बताइए कैसे हमने एक प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया। सो एक क्लास हमने क्रिएट किया, सो पब्लिक, देन एक कीवर्ड हमने यूज किया क्लास, एंड क्लास नेम हमने डिफाइन किया था हेलो वर्ल्ड, करेक्ट। सो हमने एक क्लास डिफाइन किया है। देन अब इस क्लास में हमारे पास मेथड्स होती है। सो मेथड क्या है हमारे पास इस क्लास में? पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, करेक्ट। और इस मेन मेथड में हमने कुछ आर्गुमेंट्स पास किया है, सो स्ट्रिंग, आर्ग्स एंड ये मेथड की बॉडी। अब इस मेथड में हम कोई भी कोड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको कोड इंप्लीमेंट करना है वो हम इसमें इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब देखिए एक प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना और इसे एग्जीक्यूट करना कितना सिंपल है। अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए ये सभी कीवर्ड्स के सिर्फ आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अब जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो हर एक का मीनिंग आपको क्लियर होगा। एक प्रोग्राम में जितने भी स्टेटमेंट्स हम डिफाइन कर रहे हैं हर एक का मीनिंग हमें पता होना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। सो फर्स्ट जो पब्लिक हमने इंप्लीमेंट किया है, जितने भी ऐसे नेम है जो ऑलरेडी हमारे क्लास में अवेलेबल थे, तो वो सभी आपके होते हैं कीवर्ड्स, करेक्ट। जैसे पब्लिक, देन क्लास, स्टैटिक, वॉइड, ये सभी आपके कीवर्ड्स है। बट जो नेम है मेन मेथड, बट इस यहां पर क्लास में जब आप जावा कोड इंप्लीमेंट करेंगे सो हमेशा आपको यहां पर इंप्लीमेंट करना होगा ये क्लास, और जिसका नेम आपको डिफाइन करना होगा मेन मेथड।
अगर आपने कोई ऐसा क्लास डिफाइन किया बट वहां पर मेन मेथड अवेलेबल नहीं है तो वो आपको एक एरर शो करता है, ठीक है, कि मेन मेथड मिसिंग। सो जब भी आप कोड इंप्लीमेंट करेंगे सो आपको मेन मेथड इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। सो एग्जीक्यूशन हमेशा मेन मेथड से ही स्टार्ट होगा। ओके, देन अब बात आती है, देन क्लास नेम हमने डिफाइन किया। अब ये क्लास नेम एक आइडेंटिफायर है, क्योंकि ये हमने आइडेंटिफाई किया है। कोई भी यूजर डिफाइंड नेम आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हो। सो हमारे क्लास में यही सारी चीजें होती है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स है, करेक्ट, आइडेंटिफायर्स है, ऑपरेटर्स आते हैं, लिटरल्स आते हैं, स्पेशल सिंबल्स आते हैं। यही सारी चीजों को कंबाइन करके हम इंस्ट्रक्शंस बना रहे हैं और उन इंस्ट्रक्शन से जनरेट होता है यहां पर एक प्रोग्राम, करेक्ट। सो जो पब्लिक है ये एक एक्सेस मॉडिफायर है और ये कीवर्ड है, ओके, जो ऑलरेडी मीनिंग फिक्स्ड होता है कंपाइलर में, वो सभी आपके कीवर्ड्स है जो हम एज इट इज यहां पर यूज कर रहे हैं। तो पब्लिक, ये सभी क्लास, ये सब आपके कीवर्ड्स है। सो पब्लिक क्या है, एक एक्सेस मॉडिफायर बट ऑल्सो इज अ कीवर्ड। देन क्लास अगेन सेम, ये भी एक कीवर्ड है क्लास क्रिएट करने के लिए। जो हेलो वर्ल्ड हमने एक यूजर डिफाइंड नेम दिया है, इसमें कोई भी नेम आप टाइप कर सकते थे, तो ये आपका होता है आइडेंटिफायर। ओके, देन अगेन पब्लिक, एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक एक कीवर्ड है। देन अगेन जो वॉइड है ये अगेन एक कीवर्ड है बट ये मेथड का रिटर्न टाइप है। सो रिटर्न टाइप। देन जो मेन हमें इंप्लीमेंट किया है ये है आपका मेथड नेम, और जो हमने यहां पर डिफाइन किया है ये आपके आर्गुमेंट्स है, ठीक है। अब हमारे कोड में यही सारी चीजें होती है। जब भी आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है या फिर कोई आपको कोड इंप्लीमेंट करना है, सो यही सारी चीजें हमें सीखना है कि मेथड्स क्या होते हैं, देन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर क्या है, सभी कीवर्ड्स का मीनिंग हमें आना चाहिए। एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए अगर सभी आपने उसके कीवर्ड्स को समझा है तब आपने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्लीटली सीखा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। हर एक कीवर्ड का मीनिंग हमें पता होना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे हम जावा स्टार्ट करने वाले, सो जावा में हम क्या क्या चीजें सीखने वाले तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सभी ने तो आपने सिलेबस देखा ही है जावा का, सभी ने सिलेबस देख लिया है वेबसाइट पे। जावा का सिलेबस सभी ने देखा है? Yes, sir. ओके, देन Yes, बट sir. अगेन मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूं कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए अगर आप जावा सीख रहे हो या फिर आप कोई भी अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो। कुछ टर्म्स आपको कॉमन मिलेंगी, जो फंडामेंटल चीजें हैं। आप चाहे सी सीखने के लिए जाइए, C++ के लिए जाइए, जावा आप सीख रहे हो, पाइथन आप सीख रहे हो, ये कुछ चीजें आपको वहां पर सभी लैंग्वेजेस में कॉमन मिलेंगी। सो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास कुछ लैंग्वेज के फंडामेंटल्स क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा जब आप एक लैंग्वेज सीखने के लिए स्टार्ट करते हो, जैसे आपने डायरेक्टली जावा सीखने के लिए गए या फिर आप पाइथन सीखने के लिए गए, तो क्या कहते हैं कोई लोग आपको ये बताएंगे कि लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले आपको फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, तो आपको सी आना चाहिए या फिर C++ आना चाहिए, बट ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो बट आप वहीं पर वो सारी चीजें अगर आप सीखने वाले हैं, जितने भी फंडामेंटल्स है वो सभी लैंग्वेजेस में कॉमन है। सो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो जावा में वो सारे कंसेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप्स, जिसमें हम कोड एक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो सिंपल, सो जावा में हमें बेसिक उसकी चीजें यहां पर सीखना होगा जो फंडामेंटल्स होता है। सो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ओके, ये सभी चीजें आपको प्रॉपरली सीखना है। अगर ये एक बार आपने सीख लिया, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने अच्छे से सीखा है, उसके बाद आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए जाइए, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। जब भी आप पाइथन सीखने के लिए जाते हो नेक्स्ट, तो आप इजीली उसे सीख सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें जो कोडिंग फंडामेंटल्स है वो ऑलरेडी आपको क्लियर है, ठीक है। सो सिंपल, सो जावा प्रोग्रामिंग में हम डिस्कस करेंगे। सो फंडामेंटल में हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट। सो जो कोडिंग फंडामेंटल्स है जो हर लैंग्वेज में आपको यहां पर कॉमन मिलेंगे, जैसे हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, देन आइडेंटिफायर्स, अगेन ऑपरेटर्स,
देन कमेंट्स हमें सीखना होगा कि कमेंट्स हम कैसे अप्लाई करते हैं कोड में, ठीक है। अगेन ये सारी चीजें आपको यहां पर सीखना है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, ओके। देन अब जैसे कॉन्स्टेंट्स भी हमें सीखना होता है यहां पर, सो कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, क्योंकि यहां पर कीवर्ड्स होते हैं कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर करने के लिए जावा में अनदर हम कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। सो ऐसे मल्टीपल कीवर्ड्स है जो हम सीखने वाले हैं। देन सो कीवर्ड्स भी हमने इंप्लीमेंट नहीं किया क्या, ओके। सो कीवर्ड्स, ओके। अब कीवर्ड्स हमारे पास मल्टीपल है, जब हम कीवर्ड्स पे सेपरेट हमारा सेशन होगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कितने जावा में कीवर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। देन अब वेरिएबल्स में हमारे मल्टीपल टाइप्स हैं, सो लोकल वेरिएबल्स है, इंस्टेंस, देन स्टैटिक। अब ये सभी हम इसमें भी डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स के कितने टाइप्स है, देन ऑपरेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं, कमेंट्स कितने टाइप्स के हैं, ठीक है, कैसे हम कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, कीवर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास, ओके। सो एक प्रोग्राम को डिफाइन करने के लिए सारी चीजें हमें चाहिए। देन आता है हमारे पास मेथड्स, क्योंकि हमें मेथड्स को भी इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब आप कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे जावा में, सो जावा में अगर आपको प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है सो मेथड्स हमें इंप्लीमेंट करना होगा। जैसे हमने मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है जावा का, सो वो भी हमारे पास एक मेथड है। सो ऐसे हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हो सकती है, ठीक है। सो मेथड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन और फंडामेंटल चीजें अगर हम बात करें, सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल हम चेंज कर सकते हैं, हम उस कोड का फ्लो चेंज कर पाएंगे, जिसमें हमारे पास दो कैटेगरीज आती है। फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड सेकेंड लूपिंग स्टेटमेंट्स और इटरेशंस, ओके। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स अगर आपको पता है तो बताइए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या क्या आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में? करेक्ट, if else, करेक्ट, इफ एल्स, if else if, करेक्ट, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ, करेक्ट, nested if and स्विच, switch, देन अगेन एक टर्नरी ऑपरेटर हम यहां पर यूज करते हैं, सो टर्नरी ऑपरेटर को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आता है लूपिंग और इटरेशंस। अब इटरेशंस कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास? लूप्स, करेक्ट, सो फॉर, देन व्हाइल लूप एंड थर्ड डू व्हाइल लूप, करेक्ट। एंड अगेन लूपिंग में हम कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं, जैसे हमारे पास कीवर्ड्स आप यूज करते हैं ब्रेक कीवर्ड एंड सेकेंड कंटिन्यू कीवर्ड, करेक्ट। तो ये सभी हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेक का मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यू का मीनिंग क्या होता है, ये सभी कीवर्ड्स है। देन अब उसके बाद हमें डिस्कस करना होता है जो उप्स कंसेप्ट है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे क्लासेस, ओके, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स। सो क्लास के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, देन मेथड्स क्या है। अब मेथड्स के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो मेथड्स के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पैरामीटर्स, देन रिटर्न टाइप्स, कैसे हम मेथड्स को इंप्लीमेंट करते हैं, कितने टाइप्स के से थ्रू हम मेथड्स को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देन अब कुछ फंडामेंटल आता है, जैसे उब्स के कोडिंग कंसेप्ट। सो उब्स कंसेप्ट पता है सभी को, उब्स में क्या क्या हमें डिस्कस करना होगा, बताइए। Polymorphism, inheritance, करेक्ट। अब उप्स में क्लासेस भी है हमारे पास, क्लास, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये Class, उप्स में ही object, हमारे पास आएंगे, inheritance. करेक्ट, क्लास, ऑब्जेक्ट, देन constructors, इनहेरिटेंस, देन एब्स्ट्रैक्शन, polymorphism, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इंटरफेस, ओके। सो करेक्ट, सो एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेस, सो यही पर हम इसे डिस्कस करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन में इंटरफेसेस, ठीक है। देन ये सभी कोडिंग फंडामेंटल्स है उब्स के, ठीक है। देन अब ये सभी लैंग्वेजेस में अपन को कॉमन मिलेंगी। अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, अगर वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
तो ये सभी आपको कॉमन मिलेंगे टर्म्स। देन अब कुछ एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो डेटा स्ट्रक्चर में हमें डिस्कस करना होता है एरेज, ठीक है। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरे, और ज्यादा फोकस हमारा ये रहेगा एरे कंसेप्ट, स्ट्रिंग एंड कलेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जब आप किसी कंपनीज का इंटरव्यू दे रहे हो। सो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको लॉजिकल बेस्ड आएंगे, जहां पर आपको कुछ एरे दिया होगा, उस एरे में आपको कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, करेक्ट, कुछ ट्रैवर्स करना है, कुछ एलिमेंट्स फाइंड करना है, जहां पर आपका लॉजिक टेस्ट किया जाएगा। तो ये सभी हम ज्यादातर प्रोग्रामिंग बेस्ड हमें इसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो एरे, देन स्ट्रिंग, कलेक्शन, ओके। और ऐसे मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं, जैसे क्लास में अगेन हमने डिस्कस किया था यहां पर एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। सो हमें एक्सेस मॉडिफायर को भी इंप्लीमेंट करना है। सो एक्सेस मॉडिफायर भी हम डिस्कस करेंगे, एक्सेस मॉडिफायर्स। देन और कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर कीवर्ड्स है, जैसे स्टैटिक कीवर्ड एंड फाइनल कीवर्ड, ठीक है। और कलेक्शन के भी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रिंग में हम डिस्कस करेंगे, एरेस के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। और ये कंप्लीट हमारा जो कोर्स है वो सभी प्रोग्रामिंग बेस्ड होगा। हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम क्लास में भी सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। बहुत इजी है कोडिंग को सीखना। अब ये क्लास में जब आपने क्लास इंप्लीमेंट किया था, सिंपल जावा क्लास, तो आपको यही चीजें मिलेंगी, कुछ कीवर्ड्स है, कुछ आइडेंटिफायर्स है, करेक्ट, मेथड्स है, क्लास नेम है, कुछ कीवर्ड्स है, देन आप डेटा टाइप्स डिक्लेयर करेंगे। सो इसी तरह से हम उस कोड को इंप्लीमेंट करते हैं। देन जैसे ही आपने इसे स्टार्ट किया, अगर आपको ये सभी कंसेप्ट्स क्लियर है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। बट ये सभी कोर चीजें हैं, ठीक है। आप सीख रहे हो कोर जावा, ठीक है, क्योंकि जावा के मल्टीपल एडिशन है। किसी को पता है कितने एडिशन है जावा के? जावा के कितने एडिशंस है? 3 एडिशंस। हाँ बताइए। कोर जावा, एडवांस जावा, ओके। देखिए थर्ड इज एंड्रॉइड जावा, करेक्ट, जावा एडिशंस। सो अगर हम जावा एडिशंस की बात करें तो जावा के मेनली 3 एडिशंस है। फर्स्ट J2 SE, जिसको हम कहते हैं जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। सेकेंड J2 EE, जावा 2 इंटरप्राइज एडिशन। एंड J2 ME जो थर्ड एडिशन है, इसे हम कहेंगे माइक्रो एडिशन, ठीक है, या फिर मोबाइल एडिशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपके पास है, देन इंटरप्राइज में जैसे हमें वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करना है, J2 SE में जैसे आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन या फिर स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस क्रिएट करना है। और जावा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक एवरग्रीन टेक्नोलॉजी है। अगर आपने जावा में भी अपना करियर स्टार्ट किया है, सो आप कहीं भी किसी भी टेक्नोलॉजी में भी आप स्विच कर सकते हैं, क्योंकि जावा में आपके इतने कोर फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। जैसे अगर आप एडवांस कुछ लेवल्स पे जाना चाहते हैं, सो आप जावा उसमें भी आपको हेल्प करता है। आप तो स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी, और स्टार्ट करना है आपको कोर जावा से। J2 SE को हम कोर जावा भी कहते हैं, ठीक है। सो जो भी आपकी सॉफ्टवेयर जर्नी होगी वो आपको स्टार्ट करना है कोर जावा से। देन जितने भी एडवांस टॉपिक्स अगर आपको सीखना है, तो ये जितना आपको चाहिए आप उतना सीख सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जितना आप सीखेंगे उतना कम है, ठीक है। आप वर्क कर सकते हैं, अगर आपने जावा से भी करियर स्टार्ट किया है, सो आप वर्क कर सकते हैं एज अ वेब एप्लीकेशंस के लिए, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के लिए। देन आप नेक्स्ट लेवल पे भी अगर आप जाना चाहते हो, तब भी आप सेम जावा के थ्रू ही आप उस लेवल तक जा सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑल, जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज है आप उन पर भी स्विच कर सकते हैं। बट कोई भी टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी कोर चीजें आनी चाहिए। सो जब भी हम सॉफ्टवेयर अगर स्टार्ट करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर जर्नी, सो हमेशा हमें स्टार्ट करना है कोर चीजों से, ठीक है। सो कोर जावा से ही आपको स्टार्ट करना है। अगर कोर जावा एक बार आपने परफेक्टली इसे इंप्लीमेंट किया प्रॉपरली, अगर आपको कोर जावा आता है, प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी अच्छी है, तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, ठीक है। जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज है वो आप इजीली सीख पाएंगे, ओके। अब देखिए, सो जावा के बारे में मुझे कुछ पॉइंट्स बताइए। सो हमें कोर जावा स्टार्ट करना है, करेक्ट। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे कोर जावा। एक्चुअल जो हमारा इंप्लीमेंटेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। सो कोर जावा के बारे में क्या क्या आपको पता है बताइए, एक एक पॉइंट्स।
कोर जावा के बारे में? core java is a object oriented programming language करेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड and प्रोग्रामिंग core लैंग्वेज। java and core java is used for a web and desktop. ओके, अब देखिए कोर जावा जैसे हम इंप्लीमेंट करें, सो सिंपल हम उसे डिफाइन करें जावा, ठीक है। अब J2SE को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कोर जावा कह रहे हैं, क्योंकि जावा जब स्टार्ट करना है आपको, आप चाहे एंड्रॉइड के लिए जा रहे हैं या फिर आप वेब एप्लीकेशंस के लिए जा रहे हैं, बट स्टार्ट करना है आपको कोर जावा से। आप किसी भी टेक्नोलॉजी में जाएंगे, अगर आपकी बेस चीजें क्लियर है, आपका बेस स्ट्रांग है, तब आप कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आप इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मार्केट में ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई है जिनके थ्रू आप इजीली जॉब ले सकते हैं। बट जरूरी क्या है कि आपका बेस स्ट्रांग हो। अगर आपकी कोडिंग चीजें अगर क्लियर है, आपकी फंडामेंटल्स क्लियर है, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी है, सो आईटी इंडस्ट्री में कोई लिमिटेशंस नहीं है ग्रोथ के लिए। बट जरूरी क्या है कि आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कितना हाई पैकेज मिलता है, बट क्यों? जिनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी है, जिन्होंने ज्यादा टेक्नोलॉजी सीखा है, जिनको स्किल्स अच्छी है, तो उनके पास पैकेज की कोई लिमिटेशंस नहीं आती। सो इसीलिए अगर आप स्टार्ट करने वाले हो आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी, सो उसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ ही स्टार्ट करिएगा, ठीक है। देन अब जैसे कोर जावा में आपने फर्स्ट पॉइंट कहा कि कोर जावा जो है या फिर जावा, सो जावा ये आपको हर जगह पर मिलेगा। जावा इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब ये जो एक सेंटेंस है, आप कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आपको ये एक ही सेंटेंस मिलेगा, बट इसका मीनिंग क्या है कि जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल का मीनिंग आपको पता है, हाई लेवल मीन्स ये तो आपको क्लियर है ऑलरेडी। बताइए, हाई लेवल का मीनिंग आपको पता है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मुझे बताइए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स जो रियल वर्ड से कनेक्ट हो। ओके, अब देखिए, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको पता है, जैसे सी लैंग्वेज आपको पता है, सी लैंग्वेज, C++, जावा। क्या सी लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं? क्या सी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नो, करेक्ट। सी को हम कहते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। देन अब सी और C++ में या फिर सी और जावा में डिफरेंसेस क्या है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है, प्लस ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। सो ये कुछ क्वेश्चंस, ये कॉमन क्वेश्चंस है जो आपको इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पर भी कंफ्यूज होते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या है। सो कोई बता सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मीनिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब हर चीज को एक ऑब्जेक्ट के जावा, हर चीज को हम ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। ओके, और जावा में मोस्टली हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। ओके, क्यों हम कह रहे हैं कि हर जावा क्लास का एक एक ऑब्जेक्ट object ओरिएंटेड होता है। प्रोग्रामिंग? ओके, हाँ, हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट जहाँ पे क्रिएट करके उसी से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ओके, और क्यों हम कह रहे जावा को कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ओके, देखिए, अब स्टार्टिंग में ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, एक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है, ठीक है। जैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एस्पेक्ट ओरिएंटेड, ऐसे मल्टीपल मेथोडोलॉजीज है सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग क्या है? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है और एक टेक्निक है जो रियल वर्ल्ड से लिया हुआ है, जिसमें आप जितना भी डेवलपमेंट होता है उसको हम सिंप्लीफाई कर पाए और सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस और इजी कर पाए, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कितने फीचर्स होते हैं, कुछ पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, ये आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स और जिसको हम पिलर्स कहते हैं? हाँ, बताइए। क्लास क्लास, Abstraction, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, करेक्ट, इनहेरिटेंस,
ये सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स है, ओके, या फिर हम उसे कह सकते हैं पिलर्स है। और जो लैंग्वेज इन सभी कंसेप्ट्स को फॉलो करता है उसी लैंग्वेज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि बाकी लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहेंगे। जो लैंग्वेज इन सभी पिलर्स को फॉलो करता है, क्योंकि हमने क्या डिफाइन किया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक मेथोडोलॉजी है, एक कंसेप्ट है जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट्स आते हैं, और जो कंसेप्ट्स यहां पर फॉलो होंगे और जो लैंग्वेज इन कंसेप्ट्स को फॉलो करता है उस लैंग्वेज को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि आपने यहां पर देखा होगा, जैसे हम सर्च कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो कहीं से आप ऊप्स उसे कहते हैं, ठीक है। अब अगर इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं पर मिलेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, बट ये एक कंसेप्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, एक टेक्निक है, एक मेथोडोलॉजी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो हम उसे डिफाइन कर सकते हैं ऊप्स के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम ये क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो सो यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ऊप्स क्या है एंड ऊप्स लैंग्वेज हम किसे कहते हैं। सो आपको प्रॉपरली इसे एक्सप्लेन करना है। अगर इंटरव्यूज में आपको क्वेश्चन आता है कि ऊप्स कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो ऊप्स कंसेप्ट में ये आपको सभी पॉइंट्स एक्सप्लेन करना होगा कि ऊप्स हम किसे कहते हैं, देन कितने पॉइंट्स ऊप्स में हम यहां पर कवर करते हैं। सो वो सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है ऊप्स में, ठीक है। सो ऊप्स को हम डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी which is taken from the real world in order to simplify the development and maintenance of the software, ठीक है। देन अब जब आपको ऊप्स कंसेप्ट के बारे में पूछा जाता है तो यही पॉइंट्स आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक मेथोडोलॉजी है जो रियल वर्ल्ड से लिया है। अब रियल वर्ल्ड का यहां पर मीनिंग क्या आता है, अब देखिए, जब भी आप कोई डेवलपमेंट करना है तो हम उसको रियल वर्ल्ड के साथ इमेजिन करते हैं। जब आप किसी चीज को कंपेयर करते हैं रियल वर्ल्ड के साथ तो और डेवलपमेंट सिंप्लीफाई हो जाता है। देन अब उसमें जो कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में से मल्टीपल कंसेप्ट्स है जिनकी वजह से डेवलपमेंट और सिंप्लीफाई होता है, प्लस हम सॉफ्टवेयर का मेंटेन इजीली कर सकते हैं। सो क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है ऊप्स में, सो हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में से मल्टीपल कंसेप्ट्स है। बताइए उनके बारे में। क्लास, देन ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, करेक्ट। सो एनकैप्सुलेशन, देन इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेसेस, देन पॉलीमॉर्फिज्म, करेक्ट। अब ये सभी फीचर्स आते हैं आपके ऊप्स कंसेप्ट में और ये आपका डेवलपमेंट और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे डेटा हाइडिंग हमें करना है, रीयूजेबिलिटी, ऐसे मल्टीपल फीचर्स आते हैं इस ऊप्स कंसेप्ट में। जब हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तब ये सभी पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। हम इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करेंगे, एनकैप्सुलेशन को हम इंप्लीमेंट करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सभी पॉइंट्स है, ठीक है। जैसे सी लैंग्वेज को हम कभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं कहेंगे क्योंकि सी लैंग्वेज इन कंसेप्ट्स को फॉलो नहीं करता है, और जो लैंग्वेज इन सभी कंसेप्ट्स को फॉलो करता है उसी लैंग्वेज को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर कोई लैंग्वेज इनमें से एक कंसेप्ट को भी फॉलो नहीं करता है सो वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। देन अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो आपको पता है कि ये ऊप्स कंसेप्ट क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि ऊप्स लैंग्वेज क्या है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, बताइए। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको किसी ने ये क्वेश्चन कहा कि जावा को आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कह रहे हैं, ठीक है, सो आप आंसर कर पाएंगे अभी। सो जो लैंग्वेज इन ऊप्स के, करेक्ट, जो लैंग्वेज ऊप्स के सभी कंसेप्ट्स को फॉलो करता है तो वो लैंग्वेज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जावा इन सभी कंसेप्ट्स को फॉलो करता है। सो इसीलिए जावा भी क्या, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जैसे C++, ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन, ओके, तो ये सभी आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। सो अगर लैंग्वेज को अगर हमें एक्सप्लेन करना है, सो द लैंग्वेज which follows all the concepts of OOPS, ठीक है, देन उस लैंग्वेज को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स के बारे में या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो ये सभी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है, बट क्वेश्चंस में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसी बेस पे आपका आंसर आना चाहिए, ओके। और जब भी आप इंटरव्यूज में आंसर करते हो, तो ये जितने भी पॉइंट्स अगर आपको पता है, सो जितना आपको आता है वो सभी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इंटरव्यूज में आंसर करने की एक ट्रिक होती है। आपको ये समझना है कि आगे वाले जो आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं, सो ऐसे आंसर करना है कि उसको कुछ भी नहीं आएगा, कॉन्फिडेंटली सभी क्वेश्चंस के आंसर करना है, और ट्राई करना है कि आगे वाला आपके आंसर से सेटिस्फाइड हो, करेक्ट। क्योंकि ऐसे आंसर्स कभी नहीं करना कि आप शॉर्टकट आंसर कर रहे हो, उनको बार बार आपको पूछना पड़ रहा है कि नेक्स्ट क्या है और क्या क्या पॉइंट्स है। सो इसको पूछने की ऐसी नीड नहीं आनी चाहिए। जब भी आप आंसर्स कर रहे हो, सो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है सभी आंसर्स, तो प्रॉपरली आप इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है। देन सो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता है। देन अब मेरा फर्स्ट अगेन एक क्वेश्चन आता है कि सी को तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहेंगे, करेक्ट। सी क्या, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है, जो सी वर्सेस जावा की क्या क्या डिफरेंसेस है प्रोसीजर ओरिएंटेड में एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, सी में क्या डिफरेंसेस है एंड जावा में। अगर हमारे पास प्रोसीजर ओरिएंटेड ऑलरेडी था, सो क्यों हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स है, सी लैंग्वेज से भी डेवलपमेंट होता था स्टार्टिंग में। अब नेक्स्ट हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों आए, क्योंकि सी लैंग्वेज में भी तो हम डेवलपमेंट कर पाते थे, करेक्ट। देन ये जावा लैंग्वेज क्यों आया, क्यों ये न्यू कंसेप्ट हमारे पास आया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप बता पाएंगे मुझे क्या क्या डिफरेंसेस है, ताकि जो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस होंगे सी लैंग्वेज में प्रोसीजर ओरिएंटेड में, वही आपके एडवांटेजेस होंगे जावा के वही फीचर्स होंगे। जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे सी में, वो प्रॉब्लम हम यहाँ पर फेस नहीं करेंगे, वो सभी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होती होगी, करेक्ट। जितना भी रियल टाइम में हम प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करेंगे, सो प्रॉपरली हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, करेक्ट। सो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर आंसर करना है कि सी एंड जावा में डिफरेंसेस क्या है, करेक्ट। सो ये आप आंसर कर पाएंगे कल, ओके। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओके। अब जावा के और क्या क्या पॉइंट्स आपको पता है जावा के बारे में, और बताइए। सर जावा इज अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, करेक्ट। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों, सो फर्स्ट हमें प्लेटफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। ये कुछ फीचर्स है जावा के मल्टीपल फीचर्स है, और जावा एक एवरग्रीन टेक्नोलॉजी है। आप कोई भी अगर आप प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करो, तो मैं सभी को ये कहता हूं कि आप जावा से स्टार्ट करिए, क्योंकि जावा सीखना भी इजी है, सिंपल है, मैक्सिमम लॉजिकल क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सॉल्व होते हैं, ठीक है। देन अब ऐसे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको जावा से स्टार्ट करना है, बट आप कहीं पर भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो ना, सो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको परफेक्टली आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप क्लाउड कंप्यूटिंग के वर्क कर रहे हो, जैसे आप सेल्सफोर्स में भी वर्क कर रहे हो, या फिर आप फुल स्टैक के लिए वर्क कर रहे हो, फिर भी आपको एक टेक्नोलॉजी आना जरूरी है, एक जावा तो भी आपको आना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज क्या करती है, अगर आपने देखा होगा, अगर आप कॉलेजेस में है, सो जैसे आपका प्लेसमेंट आता है, सो कंपनीज आपकी स्किल्स चेक करती है। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाता है। आपने चाहे आपके रिज्यूमेज में कंप्लीटली ऐड किया है फुल स्टैक डेवलपर, बट जब तक आपको जावा के ही कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है,
तो आपने देन HTML CSS जितना भी ऐड किया हो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा अगर आपको कोडिंग स्किल्स नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि एक बार ये बैकएंड की चीजें आपको आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बाकी आप इजीली सीख सकते हो। सो जब भी आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो जावा के लिए तो आप कोर जावा में तो भी परफेक्ट होना चाहिए। देन अगर आप जावा में ही करियर बनाने वाले हैं या फिर आप अनदर टेक्नोलॉजी में सीख करने वाले हैं, जैसे अगर आप वेब एप्लीकेशंस के लिए जा रहे हो या फिर आपको एंड्रॉयड सीखना है, सो बेस तो आपका यहीं पर स्टार्ट होगा। मैक्सिमम हमारे पास भी जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप सेल्सफोर्स के लिए भी ज्वाइन होते होंगे, फिर भी जावा आपको आना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, क्योंकि एक बेसिक यही से आपका स्टार्ट होता है आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी में। ओके, देन अगर आपको जावा में फुल स्टैक डेवलपर सीखना है तो क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए? मैंने आपको कल इसके बारे में बताया था, बताइए। अगर आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर वर्क करना चाहते हो जावा में तो क्या क्या चीजें आपको सीखना है? फर्स्ट तो आपको कोर जावा आना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट कोर जावा आप एडवांस कंसेप्ट के लिए नहीं जा सकते हो। अगर आपको एडवांस कंसेप्ट सीखना है, जैसे एडवांस में मल्टीपल कंसेप्ट्स आते हैं, जैसे आपको वेब टेक्नोलॉजी सीखना है, HTML CSS, ओके, जैसे डेटाबेस के लिए आपको सीखना होगा, JDBC से आपको सीखना होता है, सर्वर साइड के लिए आपको सर्वलेट, JSP, ये सभी जावा के कंसेप्ट्स है, ठीक है। और उससे भी एडवांस अगर आपको जाना है तो कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जावा में, जैसे स्प्रिंग है, हाइबरनेट, स्ट्रट्स, ऐसे मल्टीपल फ्रेमवर्क्स है, आप कोई भी एक पिक कर सकते हैं और आप उसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। देन अब UI के लिए भी मल्टीपल फ्रेमवर्क्स आपके पास आते हैं। अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं सो आपको पता है UI के लिए कुछ फ्रेमवर्क्स है जो जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स है। UI के लिए बताइए, आपने सुना इसके बारे में? एंगुलर, हाँ, एंगुलर, रिएक्ट, करेक्ट, तो ये सभी एडवांस है, करेक्ट। सो आप एक जर्नी जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये सारी चीजों के लिए आप जा सकते हैं, बट जरूरी क्या है कि आप स्टार्ट करें जावा से। तो एक बार जितने भी हमारे पास कंसेप्ट है जावा में वो सभी हम कंप्लीट करेंगे। और प्रोग्रामिंग बहुत ही सिंपल है, जब भी हम स्टार्ट करेंगे ना, कल से हम तो कंप्लीट हमारा सिर्फ जावा पे ही फोकस रहेगा। देन जो आपने इंस्टॉलेशन किया है, जैसे JVM, JDK, JRE, ये सब क्या होता है ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये सभी थ्योरी पार्ट है, क्योंकि ये इंटरव्यूज में तो आपको इसके क्वेश्चंस आते हैं, बट स्टार्टिंग में अगर मैंने आपको बता दिया तो आप उसे भूल जाओगे। सो फिलहाल के लिए सिर्फ इसको इंस्टॉल करके रखिए, JDK प्लस एक IDE आप इंस्टॉल करिए। सिंपल एक आपको कोड इंप्लीमेंट करना है, जो हमने हेलो वर्ल्ड का कोड इंप्लीमेंट किया है। आपके लिए एक टास्क है, सभी को एक कोड इंप्लीमेंट करना है, आपका नाम आपको आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना है सभी को, ठीक है। ट्राई करिए इस कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए, और जैसे आपका कोड अगर रन होता है तो उस कोड को ग्रुप में शेयर करना है, उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। सो सब लोग इसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। विद आउटपुट आपको रन करना है, ठीक है। जैसे आप रन करेंगे कंसोल पे आपका आउटपुट आता है, तो उस आउटपुट का एंड कंप्लीटली उसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। और सब लोग इसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। कैसे हमने इस कोड को इंप्लीमेंट किया, सिंपल, ओके। और Yes, sir. इंस्टॉलेशन तो सभी का कंप्लीट है ना? कोई ऐसा है कि जिसका इंस्टॉलेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है? हाँ, सर मेरा नहीं हुआ है। ओके, देखिए, सो इंस्टॉलेशन के लिए आपको सिंपली हमारे पास क्या होना चाहिए, देखिए, एक आईडी हमें चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और प्लेटफॉर्म के लिए हमें इंस्टॉल करना होगा JDK। अब JDK इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, सो ब्राउजर में जाइए एंड सिंपल आप JDK यहां पर टाइप करिए। सो JDK डाउनलोड। सो जैसे आप JDK डाउनलोड करते हैं सो आपके पास जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी, अब देखिए स्टार्टिंग में जो जावा था, जो आपको पता होगा कि जावा किसने डेवलप किया है, जेम्स गॉसलिंग, करेक्ट। देन बट जो स्टार्टिंग में था एट सन माइक्रो सिस्टम, बट अभी जावा जो प्रोडक्ट है वो ओरेकल का है, करेक्ट। सो अभी जावा यहाँ पर आप अगर डिफाइन करो तो जावा क्या है, ओरेकल का प्रोडक्ट है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा। सो फर्स्ट जो आपके पास वेबसाइट आ रही है, सो इसे ओपन करिए, जावा डाउनलोड्स। देन जब आप यहाँ पर देखेंगे सो विंडोज के लिए आपको इंस्टॉल करना है, जो भी आपका सिस्टम होगा, लिनक्स, मैक या फिर विंडोज। तो अगर आप विंडोज के लिए इंस्टॉल कर रहे हो सो ये MSI फाइल आप डाउनलोड करिएगा, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ये आपके पास फाइल डाउनलोड होगी। तो ये हमने अभी डाउनलोड किया JDK। सो JDK के साथ ही आपको कंप्लीट एक डेवलपमेंट किट मिलती है, ठीक है, जिसमें JVM, JRE ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे तो उसका एक पाथ आपको यहाँ पर आपको सेट करना होता है एनवायरमेंट वेरिएबल्स में, ठीक है।
सो अगर आप सर्च करेंगे एनवायरमेंट वेरिएबल्स, अगर आप इंस्टॉल करो सो कुछ इसमें ऑटोमेटिकली ये पाथ सेट हो जाएगा। बट अगर ये नहीं होता है सो आपको क्या करना है, सिंपली जैसे ही प्रोग्राम फाइल्स, जैसे सी ड्राइव में अगर ये आप डाउनलोड कर रहे हो सो प्रोग्राम्स फाइल्स में जाइए, जावा फोल्डर आपको वहां पर मिलेगा, उसमें बिन यहां तक जो फोल्डर पाथ है बिन तक आपको उस फोल्डर का डायरेक्टरी कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपको सिस्टम वेरिएबल्स में इसका एक पाथ आपको सेट करना होगा, ठीक है। देन सो फर्स्ट हमने क्या डाउनलोड किया, जावा। देन अगर आपको चेक करना है कि जावा प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं, सो आप ओपन करिए CMD। अगर आप CMD इंस्टॉल अगर आप ओपन करते हो तो हम चेक कर सकते हैं कि ये जावा आपका प्रॉपरली रन हुआ है या फिर नहीं। सो आप डिफाइन करेंगे जावा -वर्जन। अगर ये कमांड आपके पास रन हो रही है, देखिए तो ये कंप्लीट आपको क्या कर रहा है, जावा का वर्जन रिटर्न करता है, ठीक है। सो जावा आपके पास प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है। देन नेक्स्ट आता है हमें IDE चाहिए। अब IDE जैसे आपको इक्लिप्स यूज करना है, सो हम सिंपली इक्लिप्स डाउनलोड, सो इक्लिप्स पे जाइए। ठीक है, सो इक्लिप्स डाउनलोड, सो इक्लिप्स पे क्लिक करिए। सो फर्स्ट वेबसाइट आपके पास मिलेगी इक्लिप्स के लिए। देन अगेन अब जो भी आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होंगे उनके बेस पे आपको इसे डाउनलोड करना है, ठीक है। सो जैसे डाउनलोड करेंगे सेम इंस्टॉलेशन, सो इंस्टॉल करिएगा एंड उसे रन करिए और आपके डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट उसका क्रिएट करिए। देन उसके बाद तो आप फोल्डर्स एंड प्रोग्राम क्रिएट कर पाएंगे अभी, ठीक है। सब लोग इंस्टॉल कर पाएंगे अब जिनके पास भी ये नहीं है। Yes, ऐसा sir. कोई भी मत करिएगा कि आप सेशंस अटेंड कर रहे हो बट आपने अभी तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं किया है या फिर आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि हर एक चीज़ हमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि हम हर दिन मिनिमम 2 से 3 या फिर 5 तक हम यहाँ पर कोड इंप्लीमेंट करेंगे डेली। जब हम स्टार्टिंग में जैसे हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, अभी तो सिर्फ हम बेसिक लेवल पे, हम सिर्फ कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें सीखना है, कैसे हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे। जब हम हाई लेवल पे जाएंगे तब ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपरली आना ज़रूरी है। तो इसीलिए सब लोग इसे इंस्टॉल करके रखिए। आप कोई भी IDE यूज़ कर सकते हो बट आप इक्लिप्स यूज़ करिए। सब लोग अगर एक ही IDE यूज़ करेंगे तो सिंपल होगा। अगर कोई आपको एरर्स भी आते हैं तो उसको सॉल्व करने में आप सिंपल हो सकता है। सो ठीक है, सो सब लोग JDK डाउनलोड करेंगे प्लस इक्लिप्स आपने डाउनलोड किया एंड देन आप वहाँ पर फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर्स आप क्रिएट कर पाएंगे एंड आपका कोड आप वहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। बट पाथ अगर आपका जो इक्लिप्स अगर रन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो पाथ यहाँ पर सेट करना इंपॉर्टेंट है। और पाथ सेट करने के लिए सिस्टम वेरिएबल में आप जाएंगे और सिस्टम वेरिएबल में आपको जावा का पाथ सेट करना होगा। अगर आपने पाथ सेट किया तो आपका कोड प्रॉपरली वर्क होता है, ठीक है। सो यहाँ तक आप कर पाएंगे इसे, सब लोग क्लियर है यहाँ तक। देन अब सिंपली आपको यही कोड आपको इंप्लीमेंट करना है जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, हेलो वर्ल्ड कोड। सो जैसे आपका वो कोड इंप्लीमेंट होता है सो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आपको ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। और सब लोग ट्राई करें कि इसको आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जावा का कोड, ठीक है। देन हम नेक्स्ट इसके हाई लेवल में भी जाएंगे। डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, मेथड्स, ओके, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंप्लीटली हम सभी टॉपिक्स स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। आपका अगर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड भी है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको देना पड़ सकता है क्योंकि हर एक चीज़ आपके लिए न्यू है। बट अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, अगर अच्छे से आप उसे सीखेंगे तो ये ईजी रहेगा, ठीक है। सो कोई भी यहाँ पर अगर आप स्टार्ट करने वाले तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि जावा आपके लिए बहुत हार्ड लग रहा है। ज़रूरी क्या है कि आप उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो वो आप स्टार्ट करिए। देन कल से हम यहाँ पर लॉजिकल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, कुछ फंडामेंटल डिस्कस करेंगे एंड देन जितना भी हमारे पास कोड है, जो एडवांस टॉपिक्स है जो आपको दिया हुआ है आपकी वेबसाइट में, वो सभी टॉपिक्स हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर आपने ये सिलेबस चेक नहीं किया तो एक बार इसे चेक करिए ताकि ये कंप्लीट कोड आपके पास अवेलेबल हो। प्लस अगर आप इंटरव्यूज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये जितने भी आपके पास ये क्वेश्चंस है तो ये थ्योरी इसके लिए प्रिपेयर करिए, ठीक है। देन फीचर्स ऑफ जावा, प्रोग्राम क्या होता है, कमेंट्स, डेटा टाइप्स, ये सभी तो थ्योरी पार्ट्स है। जितना पॉसिबल होता है रफ नोट्स तो आपको मिलेंगे, बट प्रॉपरली जो आपको इंटरव्यूज में आंसर करना है तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। सभी लोग एक कॉमन एक क्या करिए, आपको सभी जितना भी आप सीख रहे हो ना, तो एक आदत हमारे पास होनी चाहिए कि आप उसको लिख रहे हैं, ठीक है। जितना भी हम क्लासेस भी अगर आप अटेंड करें तो आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए जहाँ पर आप पॉइंट्स जो है वो आप जैसे लिख रहे हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उसको नोट करके रखिएगा
देन ये सभी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं एंड ये सभी कोड है जो हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। देन कल किसी का क्वेश्चन आया था ग्रुप में कि मैथ कितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मैथ की आपको नीड नहीं, सिर्फ लॉजिक आपका स्ट्रांग होगा, ऐसे कोई ऐसे रिक्वायरमेंट्स नहीं, कोई प्रीरिक्विजिट्स नहीं है। जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन है ना उसको निकाल दीजिए, बस स्टार्ट करिए आपकी जर्नी, ठीक है। और मल्टीपल ऑप्शंस कभी मत रखिएगा। एक बार आपने प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट किया है सो इसे में आगे जाइए, आपको बहुत स्कोप मिलेगी, करियर ग्रोथ भी बहुत है। बट इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट करना, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को करना तो होता है लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं करते। बट इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्ट करिए, उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करिए। बहुत सिंपल है, जहाँ पर भी आपको मेरी हेल्प लगेगी मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो ये सभी कोड हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। एक बार इसको ओवरव्यू कर लीजिए आप, एंड जितना आप डेली डिस्कस करें उसका नोट्स अच्छे से प्रॉपरली बनाइए, ओके। और इंटरव्यूज के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, HTML, CSS, SQL, ये कुछ बेसिक्स है, अगर वो भी आपने अच्छे से किया तो आप कोई भी कंपनी के लिए इंटरव्यूज आप दे सकते हैं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारे कंसेप्ट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकली आप अच्छे से इन्हें फॉलो करेंगे, ओके। आपके कोई क्वेश्चंस है? ओके, सब लोग क्लियर है? हाँ, यस, हाँ शुभांग। आईडी किस लिए यूज करते हैं? जहाँ पर डेवलपमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हमें कोई कोड अगर इंप्लीमेंट करना है तो कोड हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? आईडी आपको हेल्प करता है प्रॉपरली कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। आप विदाउट आईडी भी कोड इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप नोटपैड पे उसे इंप्लीमेंट करेंगे कोड लिखने के लिए। बट आईडी आपको वो एनवायरनमेंट देता है जहां पर आपको अगर एरर्स भी आते हैं, जितना आपको रिक्वायरमेंट है वो सभी एक ही यहां पर प्लेस में आपके पास अवेलेबल है। आप कोड को इंप्लीमेंट कर सकते हो इजीली, आप उसे मेंटेन कर सकते हो, आपको कोड को फाइल्स में आप उसको स्टोर कर पा रहे हो। तो इसके लिए आपके पास आईडी चाहिए जहां पर आप प्रॉपरली कोड को इंप्लीमेंट करेंगे। अदरवाइज विदाउट आईडी भी हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लास्ट में जैसे आप यहाँ पर जाएंगे एक्स्ट्रा लेवल पे, सो विदाउट आईडी भी हम कोड को इंप्लीमेंट करेंगे, हम नोटपैड पे भी कोड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप फ्रेशर लेवल पे तो आईडी सभी के पास होना इंपॉर्टेंट है, ओके। आप उतना हाई लेवल पे मत जाइए। जब आप इंडस्ट्री में भी वर्क करते तो विदाउट आईडी कोई काम नहीं करता। VS कोड जो है सभी डेवलपर्स में कॉमन है, मैक्सिमम इंडस्ट्री में VS कोड यूज होता है। प्लस जावा अगर कोई डेवलपर्स है तो वो इक्लिप्स भी प्रीफर करते हैं। सो जैसे जिसको वो सुटेबल लगता है वो आईडी आप यूज़ करेंगे, ठीक है। बट इंस्टॉलेशन कंप्लीट करिए, प्लस जो कोड हमने आज इंप्लीमेंट किया वो कोड ट्राई करिए इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आपके? ठीक है, हाँ, यस। सर इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगे आज? हाँ, सभी सेशंस आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे या फिर ड्राइव पे मिलेंगे। फिलहाल अभी ड्राइव का कोई नहीं है क्योंकि हमें सभी स्टूडेंट्स का या फिर ईमेल एड्रेस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ड्राइव का एक्सेस दे सकते हैं। पब्लिकली हम ड्राइव पे अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है ना, सभी का ईमेल एड्रेस लेने से अच्छा है हम पब्लिकली डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे इसे, ताकि आप उसे एक्सेस कर पाएंगे जब भी आपको नीड होगी, ठीक है, ओके। और टीम के साथ अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं या फिर कोई क्वेरीज है, और जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, सो सभी सेशंस आपके पास अवेलेबल मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, ओके। हाँ सुजीत बोलिए। मैथ्स कितना रिक्वायर्ड है सर प्रोग्रामिंग के लिए, यही क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, मैथ देखिए जब आप इंप्लीमेंट करो ना, मैथ उतना आपको जरूरी नहीं है। जब आपको कोई इंप्लीमेंटेशन आता है न्यू, सो वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपको सिंपली अभी तक हमने कोई मैथ नहीं सीखा, करेक्ट, एक सिंपल हमने कोड इंप्लीमेंट किया, उसके बाद सिंपल एडिशन परफॉर्म कर रहे हो आप, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ आपको मैथ ही चाहिए, सिर्फ आपकी लॉजिक परफेक्ट होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपने कहीं पर फॉर्मूला अगर आपको पता है, करेक्ट, सो अगर मुझे एडिशन परफॉर्म करना है दो नंबर्स का, आपको पता है A+ भी हम करेंगे, दोनों का एडिशन हमें रिटर्न होगा। सो यही सारी चीज है। आप ऐसा मत कंसिडर करें कि आपको मैथ पहले से आना चाहिए बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल पे तभी हम कोडिंग सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी, जहां पर हम कम पढ़ रहे हैं वो चीजें हम सीखेंगे। बट ऐसा मत करिए कि सब चीजें हमें ऑलरेडी आनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे मैथ नहीं आता या फिर मैं यहाँ पर कमजोर हूँ, उसकी वजह से मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप स्टार्ट करिए, जहां पर आप कम पढ़ रहे वो चीजें हमें सीखते रहना है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप माइंड से निकाल दीजिए कि कोई प्री रिक्विजिट्स भी है। सिंपल, जिसके पास टाइम है और खुद के लिए वो टाइम दे सकता है वो इस कोर्स को ज्वाइन करिए, ओके। कोई भी माइंड में ऐसे क्वेश्चंस मत रखिए, आप सिंपली जितना हम पढ़ा रहे हैं डेली उसको प्रॉपरली आप एग्जीक्यूट करिए, ओके, ठीक है। देन और कोई क्वेश्चन है? ड्यूरेशन कितना है सर अपने कोर्स का? ओके, ये सभी क्वेश्चंस दिया है ना ग्रुप में, सब लोग दिया है हमने कि 45 डेज का है।
प्लस एक्सटेंड हो सकता है, अगर एक्सटेंड होता भी है कोर्स तो जब तक कोर्स फिनिश नहीं होगा मैं आपको पढ़ाने के लिए रेडी हूँ. सो मिनिमम 45 डेज है, बट अगर एक्सटेंड होता है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं. जब तक आपका जो कंप्लीट कोर्स है वो फिनिश नहीं होगा, कोर्स हमारा कंटिन्यू रहेगा. ओके ओके ठीक है. देन सो कोड इंप्लीमेंट करिए एंड ग्रुप पे आपको शेयर करना है. ओके देन सो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.